बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ पास्ट पेपर 24 मई 2025 को होने वाला पेपर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान डाइड ऑन। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का इंतकाल कब होता है? 10 अक्टूबर 2021 को वो इंतकाल फरमा जाते हैं। पाकिस्तान के एटमी साइंसदान जिन्होंने मुस्लिम दुनिया में ख़ासतौर पाकिस्तान को सर उठा के जीना सिखाया था, वो अजीम साइंसदान कि जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया था। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से पूछा जाए तो ये 1 अप्रैल 1936 को डेट ऑफ बर्थ ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 1 अप्रैल 1936 भोपाल इंडिया में पैदा हुए थे। इंडिया में ये पैदा हुए थे। और जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो 28 मई 1998 को किए थे, उस दिन के मौके के ऊपर यौम तकबीर नाम रखा गया था, जब दुनिया के नक्शे के ऊपर एक एटमी ताकत नमूदार हुई जिसका नाम पाकिस्तान था और उसका सेहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के सर जाता है। चागी के मकाम के ऊपर 5 न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट किए गए थे। और अगर इनके पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से देखा जाए तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी जिनका नाम था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, मूवमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ पाकिस्तान, मूवमेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। सो दिस पॉलिटिकल पार्टी वाज लेड बाय डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, और जिनको न्यूक्लियर साइंसदान भी कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अपना किरदार अदा किया था। और इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अप्रैल 1936 को भोपाल इंडिया में पैदा होते हैं। और डेट ऑफ डेथ क्या है? 10 अक्टूबर 2021 को इनकी डेट ऑफ डेथ है। और फिर इनको हिलाल पाकिस्तान अवार्ड भी दिया जाता है 1989 में। यह सवाल भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है कि इनको हिलाल पाकिस्तान अवार्ड कब दिया जाता है। हिलाल पाकिस्तान अवार्ड 1989 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड दिया जाता है, हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड दिया जाता है, हिलाल इम्तियाज़ अवार्ड दिया जाता है। और इसी तरह से जो निशान पाकिस्तान अवार्ड है वो भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को दिया जाता है 1996 और 1999 में भी। तो ये एजाज़ भी है कि निशान इम्तियाज़ भी, हिलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ 1996 एंड 1999 को दिया जाता है। जबकि इसी तरह से हिलाल इम्तियाज़ ये कब दिया जाता है? 1989 को दिया जाता है। 1989 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को उनकी जो साइंसी खिदमात हैं उस बिना पर उनको ये पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन 28 मई 1989 के बाद इनको पाकिस्तान का नेशनल साइंसदान, कौमी साइंसदान के तौर पर भी इनको जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने में अहम किरदार सर अंजाम दिया था। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि रिटन टेस्ट या एग्ज़ाम या ओवरऑल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा था पेपर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है अगला सवाल, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय। मुस्लिम लीग ओवरऑल अगर इसकी फाउंडेशन की बात की जाए तो उस वक्त नवाब सलीमुल्लाह खान साहब इसके मोस्ट जो है वो एक्टिव और वाइब्रेंट मेंबर थे। इसकी फाउंडेशन के हवाले से सलीमुल्लाह खान साहब थे। 30 दिसंबर 1906 को ये उस वक्त ढाका में कायम की गई थी। 30 दिसंबर 1906 कहाँ पे कायम हुई? ढाका में कायम हुई थी। और फिर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किसके घर में ये आइडिया और ये ओवरऑल जो डेलीगेशन से वो मिले थे कि जो मुसलमान हैं, सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम हैं, उनकी भी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए, एक सियासी शनाख्त होनी चाहिए। तो यूँ भी कहा जा सकता है कि फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, इट वाज द फर्स्ट
मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, ये पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी। और किसके घर में, और ये भी बात का सवाल आता है, ये भी नवाब जो है सलीमुल्लाह खान साहब के घर में जो थी। अगर इसकी फाउंडेशन देखी जाए तो उस हवाले से नवाब सलीमुल्लाह साहब का घर भी सबसे अहम है और सवालात भी आते हैं। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सी डेट को, ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम होती है। और फिर ये भी सवाल सबसे अहम है कि ये जो मुस्लिम लीग पार्टी है, इसका क़याम अमल में आने के बाद इसके पहले प्रेसिडेंट कौन से हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग सर आगा खान साहब थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके पहले प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग सर आगा खान साहब। सर आगा खान साहब इसके पहले सदर थे कि जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की ओवरऑल हिमायत भी की थी। और ये देखा जाए कि जो मुसलमानों की ये सियासी जमात बनकर उभरी थी बरसगीर पाक-ओ-हिंद में उस वक्त, जैसा कि हिंदू की जो सियासी जमात थी वो कांग्रेस थी, उसके रिस्पॉन्स में मुसलमानों ने अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो मुस्लिम लीग थी। और क़ायद आज़म ने इसको कब ज्वाइन किया था? क़ायद आज़म ने इसको 1913 में 1913 में क़ायद आज़म ने इनको ज्वाइन किया था। क़ायद आज़म ने कब ज्वाइन किया था? 1913 को मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो मुस्लिम लीग के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका क़याम कब अमल में लाया गया था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अमल में लाया गया था। और उसके साथ साथ कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन से, नवाब सलीमुल्लाह खान साहब हैं। और क़ायद आज़म ने कब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी इसको ज्वाइन किया था? 1913 में ज्वाइन किया था। और ये बरसगीर के जो मुसलमान थे उनकी पहली सियासी पार्टी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज विच नेशनल एजेंसी गिव $3 बिलियन एड टू पाकिस्तान। ये यूएस एड है, अमेरिकन एक एजेंसी है जो कि एजुकेशनल और डिफरेंट अदर टर्म में पाकिस्तान की ऐड करती है, तो वो यूएस एड है। उसके बाद द डॉग at the persons every day, the dog barks एक्चुअली था पेपर में। सो बार्क्स के बारे में पूछा गया था। बार्क्स क्या है? बार्क्स बेसिकली ये वर्ब है बेसिकली। तो इंग्लिश के वाले से सवाल पूछा हुआ था, द डॉग बार्क्स एट द पर्सन एवरी डे। तो ये है क्या बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? बार्क बेसिकली एक वर्ब है, इट्स नॉट एडवर्ब, इट्स नॉट कंजंक्शन, इट्स नॉट प्रपोजिशन, इट्स नॉट नाउन, प्रोनाउन और समथिंग एल्स, इट्स बेसिकली वर्ब। अगर ये देखा जाए तो कौन सा वर्ब है? इट्स बेसिकली इंट्रांसिटिव वर्ब दैट डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग। सो ये बार्क्स क्या है? बेसिकली वर्ब है। हकला डेर इस्माइल खां मोटरवे इज, ये कौन सी है? ये M14 मोटरवे है। उसके बाद है कि ही इज रीडिंग मैनी बुक्स, चेंज द वॉइस। इसकी जो वॉइस के चेंज के हवाले से सवाल पूछा हुआ था इंग्लिश के हवाले से। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सो मैनी बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लेके आएंगे मैनी बुक्स, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो दोबारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा, इज एम आर। तो मैनी बुक्स के साथ और इस्तेमाल आएगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा भी हमारा काम क्लियर है जी। और हमेशा जो कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब से पहले बीइंग लगाते हैं। सो दैट्स वाई वर्ब से पहले बीइंग और उसके बाद क्या है? बीइंग रेड, READ रेड, बाय हिम, रीड, रेड, रेड। उसकी थर्ड फॉर्म जो है दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो कौन सी होती है? रेडी होती है। स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है। सो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है कि मैनी बुक्स आर बीइंग रेड बाय हिम। पैसिव वॉइस के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। और मेथड कौन सा चेंज करने का वो भी मैंने बता दिया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, मैंने बुक्स लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वी मैंने लगा दिया। और उसके बाद जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं वर्ब से पहले बीइंग लगाते हैं, दैट्स वाई बीइंग लग गया। और हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, ये रूल होता है हमेशा। कोई भी जब एक्टिव सेंटेंस से पैसिव चेंज करने जा रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको हम टेक्निकल फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल जो है हम कहते हैं। और उसके बाद वर्ड बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है। सो ये हमारे पास सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, द स्कूल ओपन्स ऑन और इन। अब इसमें बेसिक डिफरेंस समझ लीजिएगा जी। ऑन का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम,
जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो तो आप क्या इस्तेमाल किया करो, ऑन इस्तेमाल किया करो। इन का मतलब भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, बिफोर और आफ्टर हो सकता है समथिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल 9 बजे मीटिंग है तो 9 बजे से पहले पहुंच जाना इन। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात की जाए टाइम की तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे। जब एग्जैक्ट टाइम और डेट के हवाले से हो तो हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए विच पार्टी इज इन गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, वो लेबर पार्टी जो है वो तख्त पे है। पाकिस्तान लॉन्च्ड विच मिसाइल इन 2021, फतेह थर्ड मिसाइल जो था पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल साइट। एक्चुअली ये जो सेंटेंस दिया गया था ये नरेशन में इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया गया था, उसका हमने डायरेक्ट बनाना था। सो डायरेक्ट देखें यहाँ एक्सक्लेम्ड विद वंडर, तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड विद वंडर उस वक्त करते हैं जब कोई हैरत की बात हो रही होती है। शी सेड हाउ इंटेलिजेंट यू आर, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ही सेड हाउ हाई दिस बिल्डिंग इट इज। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, वहाँ पे सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड है तो डायरेक्ट में क्या होगा, शी सेड कामा कामा शुरू, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है बेटा जी। तो अगर इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूं, मैं देखता हूं मेरे पास ये जवाब आता है या नहीं आता जी। सेट की जो है हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कॉमास खत्म करने के लिए दैट लगाते हैं, दैट भी आ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा ये काम करना होता है कि सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होता है। इट मीन सेंटेंस हमारे पास सिंपल जो था बनना था इट इज अ ब्यूटीफुल साइट। जब भी हमारे पास एक्सक्लेम्ड विद वंडर और अलग जाते हैं सो ये व्हाट एंड हाउ ये सारे लफ्ज जो है खत्म हो जाते हैं, हज़फ हो जाते हैं। सो इट मीन्स इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, इसका बनेगा इट वाज, इज एमर को वाज और में चेंज करते हैं। एडजेक्टिव से पहले वेरी लगाते हैं, जैसा वेरी लगा हुआ है ब्यूटीफुल साइट। तो ये इनडायरेक्ट सेंटेंस था, उसका डायरेक्ट बताना था, उसका डायरेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर दैट इज कि शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, इसका सही जवाब है। नरेशंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ था, आपने उसको डायरेक्ट में चेंज करना होता है। सो नरेशन एंड वैसेस का मतलब भी यही होता है इंग्लिश में कि भाई एक्टिव अगर आ जाए तो उसको पैसिव में चेंज करो, पैसिव आ जाए तो एक्टिव में चेंज करो। इसी तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंस आ जाए तो उसको डायरेक्ट में चेंज करो, डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करो। ये नरेशन और वैसेस का रूल होता है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज लखनऊ पैक्ट डेट। लखनऊ पैक्ट जो मुआहदा लखनऊ हुआ था वो दिसंबर 1916 में हुआ था। विच सूरा एंड्स विद द प्रेयर नेम, सूरा अल कद्र। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान 2023 इज इब्राहिम रईस, ऐसे में। उसके बाद है कि अल्लाह क्रिएटेड विच थिंग फर्स्ट, कलम को जो है सबसे पहले पैदा किया था जी। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज कि यौमुल फुरकान किसे कहा जाता है। ये जंग बदर जो है उसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। जंग बदर, जंग बदर जब 313 जो है बगैर किसी बेड़े की आमद का इंतज़ार किए बगैर ईमानी क़ुव्वत के साथ 1000 कुफार के सामने नबद आजमा होते हैं, तो उस वक्त इकबाल साहब भी फरमा रहे होते हैं कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो काफरों और मुसलमानों के दरमियान जो बाकायदा पहली जंग लड़ी गई थी वो कौन सी थी, वो जंग बदर थी जिसको यौमुल फुरकान भी कहा गया था। अगला सवाल हमारे पास है नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। किसने पेश की थी, ये मोतीलाल नेहरू साहब ने ये रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के इक़दाम में बाद में क़ायद आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स भी दिए थे, भैया आप नेहरू रिपोर्ट में अमेंडमेंट्स अगर कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। फिर क़ायद आज़म ने 14 पॉइंट्स शुरा फाक 14 नुकात है वो प्रेजेंट किए थे। नेहरू रिपोर्ट के प्रेजेंटर कौन से हैं, मोतीलाल नेहरू साहब हैं। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान साहब ने ये प्रेजेंट की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद देखिए विच टाइप ऑफ डॉग वाज यूज्ड फॉर स्निफिंग सिक्योरिटी सिस्टम। सो वो जो है जर्मन शेफर्ड होता है जिसके लिए अमूमन सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसमें जो स्निफिंग करते हैं ये डॉग्स जर्मन शेफर्ड, और फिर वो डिटेक्ट करते हैं कि अपनी हिस्स से कि अपनी सेंसेस से कि कोई इस तरह की मशकूक चीज़ या मेटल्स या इस तरह का कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल तो नहीं है, तो उसके लिए कौन से डॉग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जर्मन शेफर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं।
अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज हु प्रिजाइडेड 1940 सेशंस, जो 1940 का सेशन था, ओवरऑल मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, और लीडिंग किसने की थी, लेड बाय फजलुल हक साहब, ए के फजलुल हक साहब, विच वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स। सबसे पहले मुसलमानों के लिए आज़ादाना रियासत का तस्वुर किस मकाम पर दिया गया, खुतबा इलाहाबाद के मकाम पर दिया गया, जब इकबाल साहब ने ये आइडिया दिया था, जिसलिए इनको कहा जाता है कि वो मुसव्विर पाकिस्तान भी है, मुफक्किर पाकिस्तान भी है, द थिंकर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि भाई जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, तो उनका एक अलहदा जो स्टेट्स बनाई जाए। तो पहला जो आइडिया ओरिजिनेट हुआ था वो इलाहाबाद के मकाम पर 1930 को ये ओरिजिनेट हुआ था फॉर द सेपरेट होमलैंड। उसके बाद है कि हु वाज द कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम विद इन आफ्टर ताइफ जर्नी। सफ़र ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन से सहाबी थे, वो ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और आसलम ने उन ताइफ वालों के हक़ में दुआ भी की थी कि ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, हो सकता है कि इनकी आने वाली नस्लें जो है वो इस्लाम कबूल कर लें। तो आसलम के हमरा कौन से थे, वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उसके बाद है कि थ्रू विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट एंजल्स आल्सो शाई फ्राम। और आपने फरमाया था कि मेरे एक ऐसे सहाबी भी हैं जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, तो शर्म हया के पैकर उस्मान गनी, तो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, इनको कहा जाता है कि ये शर्म हया के पैकर भी हैं। इनको ज़ुनूरैन भी कहा जाता है, मतलब दो नूरों वाले। आप ने अपनी दो साहिबजादियाँ उनके निकाह में भी दे दी थी। तो ये ऐसे साहबी थे जिनसे फरिश्ते भी हया करते थे। तो इस्लामियात के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल है, एंगल्स आर मेड अप ऑफ। फरिश्ते जो बने होते हैं वो लाइट रोशनी से बने होते हैं, नूर से बने होते हैं। उसके बाद है कि सुइसाइड जैकेट्स आर मेड अप ऑफ विच थिंग्स। ये एक्सप्लोसिव मटेरियल से बने होते हैं। उन्हीं के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जिनसे एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके होते हैं। वी में से दैट कि उसमें फिशन रिएक्शन भी हो रहा होता है, जिसके नतीजे में एक कोई चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन होती है। तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल अपने साथ रखते हैं जो सुइसाइड बम्बर्स होते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं इस तरह की। सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो पर्सनल्स होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स, ये उनकी ही जिम्मेदारी है, या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी है पूरे एयरपोर्ट के हवाले से सिक्योरिटी को मेंटेन करना। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसाइड्स, जो इनसाइड होती है वो सिक्योरिटी, वो कौन सी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ही जिम्मे होती है। विच यूएसए प्रेसिडेंट गॉट एम्पायर्ड इन 2023। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस भी लगे थे 2023 में, और फिर बाद में दोबारा जो है वो रियल इलेक्शंस के बाद दोबारा अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं। उसके बाद है कि ईटिंग मोर देन एज यू च्यू मीन्स कि आप अपने हाथ से ज़्यादा जब खा जाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि ग्रीड, लालच करना। सो ग्रीडी इसका मतलब होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डोर स्कैनिंग। डोर स्कैनिंग का पर्पज़ क्या होता है कि जो स्कैन डोर लगे होते हैं उनका मकसद ये होता है कि सिक्योरिटी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से, चेक इन के हवाले से और सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से, इसीलिए ये डोर बने होते हैं। स्कैनिंग पर्सन्स फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से वो जो डोर्स बने होते हैं जी। व्हाट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट सीक्रेट नारकोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक्स रेज स्कैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई अगर मेटल या इस तरह का डिटेक्ट्स कोई चीज़ मौजूद है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्स रे स्कैनर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िरौन्स वाइफ नेम वाज, फ़िरौन की बीवी जो थी आसिया थी, और फ़िरौन की बीवी आसिया जो थी इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और फ़िरौन ने उस पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म सितम के पहाड़ भी गिराए थे, लेकिन इनका ईमान इतना पुख्ता हो गया था कि जिन्होंने फ़िरौन के जुल्म सितम को भी पस पुश डाल दिया गया था, तो इनका ईमान इतना ज़्यादा मजबूत हो गया था। और उस हवाले से हज़रत आसिया जो हैं उनका भी जो नाम काबिल ज़िक्र है इस्लाम के हवाले से, जिन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की थी, तो ये फ़िरौन की बीवी थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम आसिया था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2x पावर 2 एंड 4x पावर 2। मैथ के हवाले से ये सवाल है। अब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ, ये तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमारे पास एक x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2, इट मीन्स x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2। और याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती है, ये मैथ का रूल होता है। डिवीजन में पावर माइनस होती है। इट मीन्स x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 2। तो जो मल्टीप्लिकेशन होती है
मल्टीप्लिकेशन में रूल ये है अलजबरे के हवाले से, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होती हैं जी, पावर्स क्या होती हैं भाई, प्लस होती हैं। इट मीन्स एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 2, तो जवाब हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब आएगा 4 2s are 8, 8 एक्स की पावर 4। और इसी तरह से डिवीजन के हवाले से अगर सवाल पूछा जाए, मैथ का रूल ये होता है कि डिवीजन में पावर माइनस होती हैं। इट मीन्स कि अगर हमारे पास सवाल आ जाए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2, तो हमें पता है कि डिवीजन में पावर माइनस होती है, तो मैं लिखूंगा एक्स की पावर 8 माइनस 2, मेरे पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 6 आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती हैं, डिवीजन में पावर माइनस होती हैं। ये ओवरऑल रूल है, तो इस रूल का भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो आप अपना 1 नंबर भी 2 नंबर भी क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, अगला सवाल है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड इन 1956 का जो आइन था वो कब ख़त्म हुआ, वो 7 अक्टूबर 1958 को जो है वो एब्रोगेट किया गया था। 1958 में क्या हुआ था, उसको एब्रोगेट किया गया था जी। हु वाज बोर्न फर्स्ट इन 4 इमाम्स, 4 इमाम हैं, उनमें सबसे पहला जो डेट ऑफ बर्थ के हवाले से है, सबसे पहले इमाम कौन से हैं, वो इमाम अबू हनीफा हैं, अगर इमामों के तरतीब के हवाले से देखा जाए। ड्यूरिंग द फ्लड ऑफ 2010 के सैलाब था, हाउ मच एरिया वाज डिस्ट्रॉयड, 20% एरिया जो था तकरीबन वो डिस्ट्रॉय हो गया था। और उस वक्त क्या हो गई थी, वो ज़मीनी कटाव हुआ था, उस वक्त एरिया जो था फर्टाइल लैंड जो थी वो बाद में लीचिंग अवे हो गए थे, जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टाइल वो क्या हो जाते हैं, वो बह जाते हैं और बायो लीचिंग का फिनोमेनस हो रहा होते हैं। 20% ओवरऑल ये एरिया जो था वो डिस्ट्रॉय हुआ था जी। उसके बाद देखिए, अंडर एंड द एनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट EDCA, द फिलीपाइंस ग्रांटेड टू द मिलिट्री एयर बेस लोकेटेड इन नियर विच एरिया, साउथ चाइना सी के साथ में जो है ये एरिया था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हु अप्रूव्ड a 3 billion स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स लोन फॉर पाकिस्तान इन जुलाई 2023 टू हेल्प क्राइसिस। IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था, उसने पाकिस्तान को जो है माली बुहरान से बचाने के लिए इमदाद की थी, इतने जो है वो डॉलर्स की, ताकि पाकिस्तान में जो मालियाती बुहरान है उसको कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और IMF का फंक्शन भी यही होता है कि मोस्टली जो गरीब मुल्क होते हैं और जो लोन डिज़र्विंग होते हैं उनको लोन के ज़रिए उनको रन किया जा सके। तो बार क्या उस वक्त IMF ने पाकिस्तान की सपोर्ट की थी। देयर आर हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, वो 5 पिलर हैं, जिसमें कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 हैं बेटा। कलमा शहादत भी जिसे कहते हैं, नमाज, उसके बाद रोज़ा, ज़कात और 5वां होता है हज होता है। तो 1 2 तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज, इस्लाम के 5 जो हैं वो बुनियादी अरकान हैं। और अगर मसारिफ़ ज़कात के हवाले से सवाल आ जाए तो वो 8 हैं। कुरान मजीद में भी उनका तस्करा है कि मसारिफ़ ज़कात का मकसद जिनके ऊपर ज़कात सर्फ की जा सकती है, जो ज़कात के हकदार होते हैं। द ग्रेट अकबर लाइक्ड म्यूजिक, पैसिव एसिस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ भाई, म्यूजिक सबसे पहले आएगा, म्यूजिक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वाज वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया, थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, द ग्रेट अकबर। सो दिस इज द मेथड। हु इन्वेंटेड टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंटेड किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो इन्वेंट किया था। टेलीफोन इज बेसिकली टैली एंड द फोन, टैली मीन्स द डिस्टेंस। बास का माइक्रोलॉजिकल सवाल भी पूछ लेता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से, टेलीफोन एंड फोन मीन टू टॉक और ऑडियो। और इसी तरह से टू टॉक फ्रॉम डिस्टेंस, सेम इज लाइक टेलीविजन, टेली मीन द डिस्टेंस, विजन मीन टू सी फ्रॉम डिस्टेंस, दैट इज द टेलीविजन, राइट। तो हु इन्वेंटेड टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है जिसमें ओवरऑल GPS ऑन करके लोकेशन भी बताई जाती है कि कोई भी एंटिटी, पार्टिकल, सब्सटेंस कहाँ पे मौजूद है, तो GPS सिस्टम के जरिए ट्रैकिंग भी की जाती है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए लेट द डोर बी ओपन, वंस अगेन ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस है,
इम्पेरेटिव सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस है, और यहाँ पर जो वर्ब का मोड है वो कौन सा है, वो इम्पेरेटिव है। लेट हम वहाँ पे लगाते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस दिया गया, इसका एक्टिव बनाना था। लेट द डोर बी ओपन, लेट सबसे पहले लगाते हैं, उसका मतलब है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील करना, तो ये डोर एंड पे होगा, डोर, उसके बाद है बी ओपन, इसका मतलब है ओपन द डोर। और अगर इसमें इसका पैसिव वॉइस बनाऊं ये जवाब आता है तो ठीक है। इट मीन्स लेट सबसे पहले लगाऊंगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट लग गया जी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा द डोर, उसके बाद बी का इजाफा करते हैं बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन। इसी वजह से इसका जो सही जवाब है ओपन द डोर। उसके बाद है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 के आइन के मुताबिक सुप्रीम कमांडर, चीफ कमांडर वो कौन से हैं, वो प्रेसिडेंट साहब हैं, सदर पाकिस्तान साहब हैं। उसके बाद है कि NVR स्टैंड्स फॉर, NVR किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, NVR इज एब्रीवेशन ऑफ नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, उसका एब्रीवेशन है। बाइट मोर देन वंस यू मीन, जिसका मतलब है कि हद से ज़्यादा, मतलब है कि टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हद से ज़्यादा जो है वो काम कर लेना, दैट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, कि हद से ज़्यादा जो है वो काम कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड एज। तो ये एक मीनिंग के हवाले से, ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस के हवाले से ये मीनिंग पूछे हुए थे जी। अगला सवाल है कि मार्क कैनरी बाय प्रोफेशन वास, बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट थे। कैटालियन सेपरेटिस्ट, जो आज़ादी पसंद जो हैं, वो अलहदगी पसंद जो ग्रुप है, वो आर स्ट्रगलिंग इन विच कंट्री, स्पेन के अंदर ये अपने तरीके जारी रखे हुए हैं। फॉर्मल डिमांड ऑफ सेपरेट होमलैंड इन विच इवेंट, के आज़ादाना जो फॉर्मल मीन के ओवरऑल, जिसे हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल तौर पर भी कह सकते हैं कि आज़ादाना जो था वहाँ पर ओवरऑल एक राय कायम की गई थी 1930 में खुतबा इलाहाबाद में। लेकिन फॉर्मल जो थी, जिसे हम सेमी ऑफिशियल भी कह सकते हैं कि एक डिमांड पेश की गई थी, वो कब के, वो लाहौर रेजोल्यूशन में पेश की गई थी। 2022 फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच कंट्री, कतर में ये हुए थे। उसके बाद है कि तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ काबुल व्हेन, जब 15 अगस्त 2021 को इन्होंने, तालिबान ने ये कंट्रोल कायम किया था। उसके बाद आर्टिकल का इस्तेमाल, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो डेफिनेट आर्टिकल द डॉग लगाते हैं कि जब एक लफ्ज़ पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा हो, जैसे डॉग is a faithful animal, the dog is a faithful animal, the cow is a faithful animal, the horse is a useful animal, the horse is a faithful animal। लेकिन एक ख्याल करना है, जब इंसान जो है पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी करेगा, अगर यूं लिखा जाए रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, द मैन इज मॉर्टल, तो ये सेंटेंस गलत है। मैन से पहले कभी दा नहीं आ सकता, ये इंग्लिश रूल है बेटा, और डेफिनेट आर्टिकल का रूल है, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा मैन इज मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, ख़त्म होने वाला है, सो मैन इज़ मॉर्टल इज़ द राइट आंसर। ये इंग्लिश के हवाले से जो आर्टिकल्स के हवाले से सवाल पूछा हुआ था। बेसिकली हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा किसी चीज़ को डिफ़ाइन करता है, ख़ास करता है। आ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, इसी वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि डॉग जो है ये पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहा है। द डॉग is a faithful animal, so the right option is article the।